अधिकांश लोग ये मानते हैं कि किसी के मन को समझ लेना कोई रहस्यमयी विद्या है, मानो इसके लिए जन्मजात शक्ति या किसी असाधारण क्षमता की जरूरत होती हो। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। इंसानी मन जितना जटिल दिखाई देता है, उतना ही वो पैटर्न में बंधा हुआ भी होता है। विचार खुद को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शरीर, व्यवहार और सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं बार बार सच्चाई उजागर कर देती है। असल दिक्कत ये नहीं है कि लोग संकेत नहीं देते। दिक्कत यह है कि हम उन्हें पहचानना भूल चुके हैं। हम सुनते नहीं, हम देखते नहीं, और सबसे बड़ा सच ये है कि हम मौजूद नहीं रहते। जो व्यक्ति अपने ही विचारों के शोर में उलझा रहता है, वो दूसरे की खामोशी को कैसे पढ़ पाएगा? इसी कारण ज्यादातर लोग बातचीत में शब्दों से चिपके रहते हैं और इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है, शब्द अक्सर सजाए जाते हैं, लेकिन संकेत सच्चे होते हैं। मानव मस्तिष्क पहले प्रतिक्रिया करता है और बाद में तर्क गढ़ता है। अगर तुम उस शुरुआती प्रतिक्रिया को पहचानना सीख लो, तो सामने वाला सोचने से पहले ही उसकी दिशा तुम्हारे सामने खुल जाती है। लेकिन इसके लिए पहली और अनिवार्य शर्त है मानसिक स्थिरता, क्योंकि बिखरा हुआ मन संकेत नहीं पकड़ता, वो सिर्फ शोर सुनता है। एक प्राचीन कथा में कहा गया है कि एक अंधा व्यक्ति दूसरों से ज्यादा देख पाता था। ये कहानी आंखों के अभाव की नहीं, ध्यान की उपस्थिति की बात करती है। देखने की असली शक्ति आंखों में नहीं, ध्यान में होती है। जब तुम किसी को जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो, तो उसकी चाल, उसकी झिझक, उसकी ऊर्जा खुद ब खुद स्पष्ट होने लगती है। अधिकतर लोग बातचीत को मुकाबला बना लेते हैं। वे सुनते नहीं, वे बस अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और इसी बेचैनी में सबसे अहम जानकारी खो बैठते हैं। क्योंकि इंसान जब सहज होता है तो बहुत कुछ प्रकट करता है, और जब असहज होता है तो उससे भी ज्यादा। लेकिन किसी की असहजता पहचानने के लिए तुम्हें खुद शांत होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा तनाव तुम्हारी समझ को अंधा बना देता है। मन को समझने का पहला नियम यही है, तुम खुद इस पल में मौजूद हो। अगर तुम्हारा ध्यान पुराने अपमानों, भविष्य की चिंताओं या अपनी छवि के डर में उलझा है, तो तुम कभी भी सामने वाले के सूक्ष्म संकेत नहीं पकड़ पाओगे। मन एक साथ दो दिशाओं में गहराई से नहीं देख सकता। इसीलिए ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि सामाजिक बुद्धिमत्ता की चाबी भी है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम देख पाते हो कौन आंखों से बोल रहा है, कौन शरीर को पीछे खींच रहा है, और कौन शब्दों से ज्यादा अपनी सांसों से संवाद कर रहा है। ये सब जानकारी शब्दों के नीचे छुपी होती है। यही असली संवाद है। आंखें मन का सबसे ईमानदार हिस्सा होती है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित करना लगभग असंभव है। कोई अपने शब्दों को सजा सकता है, चेहरे पर मुस्कान ओढ़ सकता है, लेकिन आंखों की दिशा, ठहराव और भीतर की बेचैनी को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, आंखें चुराना हमेशा झूठ का संकेत नहीं होता। कभी कभी ये डर होता है, कभी अपराध बोध, और कभी आत्मविश्वास की कमी। यही अंतर पहचानना मन को पढ़ने की असली कला है। मन को पढ़ने का अर्थ किसी को पकड़ लेना नहीं, बल्कि किसी को समझ पाना है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बिना पलक झपकाए तुम्हारी आंखों में देखता है, तो इसे हमेशा सच्चाई का प्रमाण मान लेना भूल हो सकती है। कभी कभी ये नजर ईमानदारी नहीं, बल्कि नियंत्रण और प्रभुत्व की कोशिश होती है। इसलिए आंखों को कभी अकेले मत पढ़ो, उन्हें पूरे व्यवहार, पूरे संदर्भ के साथ समझो। चेहरे के भाव मन की दूसरी भाषा होते हैं, और ये भाषा शब्दों से पहले बोलती है। कोई भी इंसान अपने भावों को पूरी तरह छुपा नहीं सकता। दुख की हल्की छाया, गुस्से की पल भर की सख्ती, असहमति की सूक्ष्म कसावट, ये भाव बहुत तेजी से आते जाते हैं। इन्हें नाम देना उतना जरूरी नहीं जितना इनके संकेत को पकड़ना, क्योंकि यही क्षणिक भाव बताते हैं कि सामने वाला भीतर से क्या महसूस कर रहा है, भले ही उसकी जुबान कुछ और कह रही हो।
जब कोई व्यक्ति सहमति जताते हुए भी होठों को हल्का सा दबा लेता है, तो ये संकेत है कि वो अंदर से पूरी तरह सहज नहीं है। और जब कोई मुस्कुराता है लेकिन आंखों के आसपास कोई नरमी नहीं दिखती, तो समझ लेना चाहिए कि ये मुस्कान सामाजिक है, भावनात्मक नहीं। शरीर की भाषा मन की तीसरी और सबसे स्थायी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि शरीर आदतों से संचालित होता है और आदतें लंबे समय तक झूठ नहीं निभा पाती। जब कोई बार बार अपने हाथ छुपाता है, बाहें बांधता है या दूरी बनाए रखता है, तो वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सुरक्षा अक्सर शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। इसके उलट जब कोई खुलकर बैठता है, बात करते समय आगे की ओर झुकता है और अनजाने में भी तुम्हारी दिशा में आता है, तो ये रुचि और स्वीकार का संकेत होता है। लेकिन यहां एक बड़ी सावधानी जरूरी है। जल्दबाजी सबसे खतरनाक गलती है। एक अकेला संकेत कुछ नहीं कहता, लेकिन संकेतों की एक श्रृंखला बहुत कुछ उजागर कर देती है। अक्सर लोग तकनीक सीखते ही तुरंत निर्णय लेने लगते हैं। यही वो जगह है जहां पूरी समझ टूट जाती है, क्योंकि मनुष्य कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और सच बाहर आ गया। मन परतों में खुलता है और हर परत तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्थिर, सजग और विनम्र रहना पड़ता है। जैसे ही अहंकार प्रवेश करता है, देखने की क्षमता धुंधली होने लगती है। इसीलिए मन को पढ़ने की कला असल में मन को शांत करने की कला है। जितना तुम खुद को केंद्र से हटाओगे, उतना सामने वाला साफ दिखाई देगा। इस पहले भाग का उद्देश्य तुम्हें कोई चाल सिखाना नहीं है, बल्कि तुम्हें देखने का एक नया ढंग देना है। क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान बाहरी दुनिया में स्थिर नहीं होगा, कोई भी तकनीक सिर्फ अधूरी जानकारी ही दे पाएगी। ये हिस्सा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि समझ की शुरुआत दूसरे से नहीं, खुद से होती है। और जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख लेते हो, तो सामने वाले का मन अपने आप बोलने लगता है। अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि मन को पढ़ने की शुरुआत तकनीक से नहीं, तुम्हारी मानसिक स्थिति से होती है, तो अगला कदम यह है समझना कि अलग अलग संकेतों को जोड़कर अर्थ कैसे निकाला जाता है। क्योंकि अकेला संकेत अधूरा होता है, लेकिन जब संकेत एक साथ उभरते हैं तो एक स्पष्ट चित्र सामने आता है। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे एक इशारे को पकड़ते हैं और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यही पूरी समझ बिखर जाती है। मानव व्यवहार हमेशा संदर्भ पर निर्भर होता है। कोई भी संकेत स्थायी सत्य नहीं होता। उसका अर्थ समय, परिस्थिति और व्यक्ति के स्वभाव के साथ बदलता रहता है। इसीलिए मन को पढ़ने का दूसरा नियम यही है, संकेत को नहीं, संदर्भ को समझो। किसी भी संकेत को उसके संदर्भ से अलग करके देखना सबसे बड़ी भूल है। मान लो कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान हाथ बांधकर बैठा है, तो ये हर बार रक्षात्मकता नहीं दर्शाता। कभी ठंड होती है, कभी थकान, और कभी ये केवल आदत भी हो सकती है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी संवेदनशील प्रश्न पर हाथ बांध ले, शरीर पीछे खींचे और सांसों की गति बदल जाए, तब ये संकेत मिलकर भीतर चल रहे तनाव की ओर इशारा करते हैं। यहीं से समझ गहराती है। शब्द और शरीर के बीच का विरोध सबसे भरोसेमंद संकेत होता है। जब कोई कुछ कह रहा हो और उसका शरीर कुछ और दिखा रहा हो, तो लगभग हमेशा शरीर सच बोल रहा होता है, क्योंकि शब्द चुने जाते हैं और शरीर प्रतिक्रिया देता है। अगर कोई व्यक्ति सहमति में सिर हिला रहा है, लेकिन उसके पैर बाहर की ओर मुड़े हुए हैं, तो उसका मन उस स्थिति से निकलना चाहता है। इतना छोटा सा संकेत पूरी बातचीत की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसे पकड़ने के लिए तुम्हें धीमा होना पड़ेगा, तेज बोलना, तुरंत जवाब देना और जल्द निष्कर्ष निकालना। ये तीनों आदतें समझ को कमजोर कर देती है। जो मन को पढ़ता है वो जल्दबाज नहीं होता। वो देखता है, वो सुनता है और सबसे ज्यादा वो इंतजार करता है, क्योंकि चुप्पी के क्षणों में
सबसे सच्ची जानकारी बाहर आती है जब तुम सवाल पूछकर शांत हो जाते हो और सामने वाला उस खालीपन को भरने लगता है तो वो अक्सर अपनी तय सीमा से ज्यादा बोल देता है। ये कोई चाल नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। मन खाली जगह सहन नहीं कर पाता, वो उसे शब्दों से भर देता है और वही शब्द असल दिशा दिखा देते हैं। यहां एक बेहद जरूरी बात समझो, मन को पढ़ना नियंत्रण का खेल नहीं है। अगर तुम्हारा उद्देश्य सामने वाले को मात देना या चालाकी से उसे कमजोर करना है तो तुम्हारी ऊर्जा आक्रामक हो जाएगी और सामने वाला तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ समझना है तो सामने वाला खुलता है, क्योंकि मनुष्य सहजता को पहचान लेता है। इसीलिए सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जिनके सामने लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि सुरक्षा में मन खुलता है, डर में नहीं। आवाज का उतार चढ़ाव भी मन की भाषा का अहम हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर बोलते हुए अचानक धीमा पड़ जाए या शब्दों के बीच रुकने लगे तो यह संकेत है कि वो भीतर कुछ दबा रहा है या खुद को नियंत्रित कर रहा है। इसके उलट जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर सहज और प्रवाहमय बोलता है तो उसमें कम बनावट होती है, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। कुछ लोग अभ्यास से प्रवाह पैदा कर लेते हैं, इसलिए केवल प्रवाह पर मत जाओ। देखो विषय बदलते ही उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जैसे ही बात उसके नियंत्रण से बाहर जाती है, असली संकेत सामने आने लगते हैं। मन को पढ़ने का एक और गहरा स्तर है पैटर्न पहचानना। एक बार का व्यवहार कुछ नहीं बताता, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार व्यक्ति की सोच खोल देता है। अगर कोई व्यक्ति हर बार जिम्मेदारी की बात आते ही मजाक करता है, विषय बदल देता है या बात को हल्का बना देता है तो ये संयोग नहीं, ये उसका मानसिक पैटर्न है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा मिलने पर असहज हो जाता है, नजरें झुका लेता है या बातचीत काट देता है तो संभव है भीतर आत्ममूल्य को लेकर संघर्ष चल रहा हो। वो इसे कभी शब्दों में नहीं कहेगा, लेकिन उसका व्यवहार सब कुछ कह देगा। यहां तुम्हें न्यायाधीश नहीं बनना है, तुम्हें केवल पर्यवेक्षक बनना है। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग को देखता है बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के, क्योंकि जैसे ही भावनाएं जुड़ती है निष्पक्षता खत्म हो जाती है और निष्पक्षता के बिना हर संकेत गलत अर्थ देने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यही है, खुद को बातचीत का केंद्र मत बनाओ। जितना कम तुम खुद को साबित करने की कोशिश करोगे उतना सामने वाला खुलकर सामने आएगा, क्योंकि मनुष्य अवचेतन रूप से मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा से बचता है। जब उसे लगता है कि सामने वाला उसे परख नहीं रहा तो वो बिना सुरक्षा कवच के खुद को प्रकट करता है, और यही वो क्षण होता है जहां असली समझ जन्म लेती है। इस हिस्से का सार बहुत सीधा है। मन को पढ़ना कोई जादुई कला नहीं, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ध्यान, धैर्य और संदर्भ की समझ से बनती है। यह तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं उठाती, बल्कि तुम्हें दूसरों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाती है, और यही जागरूकता तुम्हें बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देती है। अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मन को पढ़ना किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल नहीं, बल्कि शांत ध्यान, संयमित प्रतीक्षा और संकेतों की सही व्याख्या का परिणाम है। लेकिन यहीं पर एक और परत है जिसे समझे बिना यह ज्ञान अधूरा रह जाता है, क्योंकि संकेत पहचान लेना ही काफी नहीं है। असल कला यह है कि उन संकेतों के आधार पर तुम अपनी प्रतिक्रिया कैसे चुनते हो। एक गलत प्रतिक्रिया पूरी स्थिति को बिगाड़ सकती है, और एक सही प्रतिक्रिया सामने वाले को और अधिक खुलने का अवसर दे सकती है। यही वो बिंदु है जहां मन को पढ़ने वाला और मन से खेलने वाला अलग हो जाते हैं। जब तुम किसी के भीतर चल रहे भाव को पहचान लेते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, उस जानकारी का इस्तेमाल
अपने लाभ के लिए करना। दूसरा, उस जानकारी का उपयोग स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करना। लंबे समय में दूसरा रास्ता ही सच्ची शक्ति देता है, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं जो उन्हें समझता है, न कि उस पर जो उन्हें हर बार मात देता है। इसीलिए मन को पढ़ने का तीसरा नियम है प्रतिक्रिया में संयम। अगर तुम्हें दिखता है कि सामने वाला असहज है, तो उस असहजता पर सीधा हमला करना अक्लमंदी नहीं होती, अक्सर बेहतर होता है। माहौल को थोड़ा हल्का करना, विषय को धीरे से मोड़ देना, या उसे बोलने के लिए थोड़ी जगह देना, क्योंकि मन तभी खुलता है जब उसे दबाव महसूस नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया मौन होती है। जब तुम बिना टोके, बिना परखे सिर्फ सुनते हो, तो सामने वाला खुद ही अपनी परतें हटाने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस व्यक्ति को सच में सुना जाता है, वो खुद को समझा हुआ महसूस करता है, और जो खुद को समझा हुआ महसूस करता है, उसे छुपने की जरूरत नहीं लगती। संवाद में छोटे छोटे प्रयोग बहुत कुछ खोल देते हैं, जैसे किसी अहम बात पर सामने वाले के शब्दों को धीरे से दोहरा देना। इससे उसे एहसास होता है कि उसकी बात सिर्फ सुनी नहीं गई, महसूस भी की गई है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है उस स्थिति में मुझे अजीब लगा, तो बस इतना कहना, अजीब कैसे, अक्सर पूरी कहानी अपने आप बाहर ले आता है। यह सवाल नहीं होता, ये एक आमंत्रण होता है। मन को पढ़ने में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग जल्दी साबित करना चाहते हैं कि वे सब समझ चुके हैं। वे तुरंत सलाह देने लगते हैं, निष्कर्ष सुना देते हैं, जबकि सामने वाला अब भी अपनी भावना को शब्दों में ढालने की प्रक्रिया में होता है। ये जल्दबाजी संवाद को बंद कर देती है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अब उसे समझने के बजाय उसे ठीक किया जा रहा है, और कोई भी इंसान खुद को ठीक करवाना नहीं चाहता, वो समझा जाना चाहता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी के मन तक पहुंचना चाहते हो, तो समाधान देने से पहले यह स्पष्ट कर दो कि तुम उसकी स्थिति को समझ रहे हो। उसके बाद दिया गया सुझाव ही प्रभावी होता है। और याद रखो, मन की भाषा सिर्फ संकट में नहीं दिखती, वो खुशी, उत्साह और गर्व में भी उतनी ही साफ होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धि की बात करते हुए बार बार खुद को छोटा करता है या बात को हल्का बना देता है, तो उसके भीतर कहीं मान्यता की भूख छुपी होती है। ऐसे क्षणों में अगर तुम उसकी उपलब्धि को शांत और सम्मानजनक तरीके से स्वीकार कर लो, तो तुम सिर्फ उसकी बात नहीं सुनते, तुम उसके मन को जगह देते हो, और वहीं से सच्चा संवाद शुरू होता है, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई प्रशंसा के। जब किसी व्यक्ति को स्वीकार्यता मिलती है, तो उसके भीतर एक स्वाभाविक स्थिरता पैदा होती है, क्योंकि ये मान्यता दबाव से नहीं, सुरक्षा से आती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता जाता है, एक बात में दूसरी जोड़ता रहता है, तो ये हर बार आत्मविश्वास नहीं होता। कई बार ये भीतर की असुरक्षा का संकेत भी होता है। ऐसे क्षणों में उसे रोकना समाधान नहीं होता, बल्कि बातचीत की गति को थोड़ा धीमा करना ज्यादा प्रभावी होता है। छोटे विराम, हल्के सवाल, आंखों से शांत संपर्क, ये सब संकेत देते हैं कि ये संवाद सुरक्षित है। मन को पढ़ने का एक अहम पहलू ये भी है कि तुम अपनी ऊर्जा पर नजर रखो। अगर तुम भीतर से बेचैन, आक्रामक या जल्दबाज हो, तो तुम्हारा शरीर बिना बोले वही संकेत भेजने लगता है, और सामने वाला अवचेतन रूप से सतर्क हो जाता है। इसीलिए किसी और के मन को समझने से पहले अपने मन को स्थिर करना अनिवार्य है, क्योंकि अस्थिर मन संकेत नहीं पढ़ता, वो सिर्फ भ्रम देखता है। यही कारण है कि ध्यान, श्वास पर सजगता और वर्तमान में टिके रहना इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो,
तब सूक्ष्म चीजें खुद ब खुद स्पष्ट होने लगती है। आंखों की हलचल, सांसों की गति, शब्दों के बीच की चुप्पी, ये संकेत तभी दिखाई देते हैं जब तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ नहीं होता। और अब एक गहरी सच्चाई समझो, मन को पढ़ना कोई हथियार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तुम किसी के भीतर की स्थिति को समझ लेते हो तो यह भी तय करना पड़ता है कि उस जानकारी के साथ तुम क्या करोगे। अगर तुम इसका उपयोग रिश्तों को गहरा करने, संवाद को साफ करने और गलतफहमियों को कम करने में करते हो तो यह ज्ञान तुम्हें सम्मान दिलाता है। लेकिन अगर यही समझ सिर्फ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाए तो धीरे धीरे ये तुम्हें अकेला कर देती है। निष्कर्ष बहुत साफ है, असली शक्ति समझ में है, और समझ तभी जन्म लेती है जब प्रतिक्रिया में धैर्य, संवेदनशीलता और ईमानदारी हो। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मन को कैसे पढ़ा जाए, सवाल ये बन जाता है कि इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में स्वाभाविक कैसे बनाया जाए। क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो अभ्यास में उतरे, और अभ्यास तभी टिकता है जब वो बोझ नहीं बल्कि सहज प्रक्रिया बन जाए। यही ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे तकनीक सीख लेते हैं और उसे अलग चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मुखौटा पहन लिया हो। जबकि मन की भाषा तभी साफ दिखती है जब तुम बनावट छोड़ देते हो। इसीलिए इस चरण में सबसे जरूरी बात है अभ्यास को सामान्य जीवन में घोल देना। शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि मन उसे टाल न सके। जैसे किसी से बात करते समय बस इतना तय करना कि बोलने से पहले एक पल रुककर उसकी आंखों, आवाज और गति को महसूस करोगे। बस इतना ही, कोई विश्लेषण नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, सिर्फ अवलोकन। क्योंकि अवलोकन निर्णय के बिना होता है, और निर्णय के बिना किया गया अवलोकन तुम्हारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अपने आप पैटर्न पकड़ने लगा है। कौन व्यक्ति बात करते समय तेज हो जाता है, कौन अचानक चुप हो जाता है, कौन विषय बदल देता है, ये सब संकेत है। लेकिन इन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, इन्हें दिखने दो। क्योंकि जो चीज जबरदस्ती पकड़ी जाती है वो अक्सर गलत समझ पैदा करती है। अभ्यास का दूसरा चरण है अपनी प्रतिक्रिया को सरल बनाना। जब सामने वाला कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ दो। यहीं से सच्ची समझ की यात्रा असल में शुरू होती है। एक छोटा सा विराम दो, बस एक क्षण का ठहराव। यह ठहराव साधारण नहीं होता, यह काम करता है, क्योंकि इस पल में सामने वाला भी खुद को सुनने लगता है, और तुम भी। कई बार इसी विराम के बाद व्यक्ति बिना किसी सवाल के अपनी बात खुद ही स्पष्ट कर देता है। यही वो क्षण होता है जहां संवाद गहराता है बिना प्रयास के। तीसरा अभ्यास है अपने शरीर को संवाद में शामिल करना। क्योंकि मन सिर्फ शब्दों में नहीं बोलता, वो शरीर के माध्यम से और भी साफ दिखाई देता है। जब तुम शांत बैठते हो, कंधे ढीले होते हैं, सांसें गहरी और स्थिर होती है, तो सामने वाला भी अवचेतन रूप से सहज होने लगता है। यह दर्पण प्रभाव है। एक मन दूसरे मन की स्थिति को पढ़ता है और उसी के अनुसार ढलता है। इसलिए अगर तुम किसी को समझना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को स्थिर बनाओ। चौथा अभ्यास है गलतफहमी को तुरंत साफ करने की आदत। अगर तुम्हें लगे कि शायद तुमने किसी संकेत को गलत समझा है तो उसे भीतर दबाकर मत रखो। सरल शब्दों में सामने रख दो। जैसे कहना, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ। यह वाक्य संवाद को तोड़ता नहीं बल्कि उसे सुरक्षित बनाता है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता, सिर्फ स्पष्टता की इच्छा होती है। और स्पष्टता
मन को खोलती है। 5वां अभ्यास है चुप्पी से दोस्ती करना। ज्यादातर लोग चुप्पी से डरते हैं, वे उसे भरना चाहते हैं, लेकिन सच ये है चुप्पी ही वो जगह है जहां असली बातें ऊपर आती है। जब तुम किसी के साथ कुछ क्षण बिना बोले बैठ पाते हो तो उसका मन खुद बोलने लगता है। यह अभ्यास कठिन लगता है क्योंकि यह तुम्हें असुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यही असुरक्षा धीरे धीरे गहरी समझ में बदल जाती है। इसका उपयोग सिर्फ बातचीत में नहीं, हर जगह है। परिवार में, कार्यस्थल पर, दोस्ती में, यहां तक कि खुद के साथ भी। जब तुम अपने ही मन की प्रतिक्रियाओं को बिना तुरंत भागे देखना सीख लेते हो तो तुम दूसरों को भी उसी स्पष्टता से देखने लगते हो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है निरंतरता। एक दिन ध्यान देना और दूसरे दिन भूल जाना। इससे कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम रोज छोटे स्तर पर भी उपस्थित रहने का अभ्यास करते हो तो कुछ ही समय में यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर तुम अलग से मन पढ़ने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वाभाविक रूप से समझने लगते हो। यही वो अवस्था है जहां कौशल, प्रयास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। इस भाग का सार यही है, मन को पढ़ना सीखने की नहीं, बनने की प्रक्रिया है। जितना तुम खुद के प्रति ईमानदार और उपस्थित होते जाओगे, उतना ही दूसरों का मन तुम्हारे सामने साफ होता जाएगा। अब जब यह स्पष्ट होने लगा है कि मन की भाषा कैसे धीरे धीरे साफ दिखाई देती है और कैसे यह समझ अभ्यास से स्वभाव बन जाती है, तो एक सबसे जरूरी प्रश्न उठता है, क्या हर मन को पढ़ना वास्तव में आवश्यक है? यहीं पर अधिकतर लोग एक सूक्ष्म भूल कर बैठते हैं। वे समझ को नियंत्रण में बदल देते हैं, जबकि सच्ची बुद्धिमत्ता नियंत्रण में नहीं, विवेक में होती है। मन को पढ़ने की क्षमता का अंतिम उद्देश्य किसी पर प्रभाव जमाना नहीं, बल्कि सही दूरी बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति से गहराई से जुड़ना जरूरी नहीं और हर संकेत पर प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक नहीं। कई बार सबसे गहरी समझ इसमें होती है कि कहाँ रुक जाना है, क्या छोड़ देना है और कब। मौन ही सबसे सुरक्षित उत्तर है। जब तुम किसी के भीतर अस्थिरता, भय या छल को पहचान लेते हो तो उसे उजागर करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है, क्योंकि मौन टकराव नहीं पैदा करता, वो सीमा बनाता है। और वही असली समझ है। वही सीमा आत्मसम्मान की रक्षा करती है और इसी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कौशल जन्म लेता है चयन। ये समझ की किसके साथ गहराई से जुड़ना है और किसके साथ केवल औपचारिक रहना है। मन को समझने की क्षमता तुम्हें यह स्पष्टता देती है कि कौन संवाद के योग्य है और कौन केवल तुम्हारी ऊर्जा का उपभोक्ता। जब ये अंतर साफ हो जाता है, तब तुम अपने समय और अपनी मानसिक शक्ति की रक्षा करने लगते हो। और यही इसका सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि समय और ध्यान सीमित है और इन्हें हर व्यक्ति पर खर्च करना खुद के साथ अन्याय है। एक और गहरी सच्चाई यह है, कई लोग अपने ही मन में इतने उलझे होते हैं कि वे स्वयं नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों के संकेत लगातार बदलते रहते हैं, आज कुछ और, कल कुछ और। ऐसे मनों को सुलझाने की कोशिश अक्सर तुम्हें ही अस्थिर कर देती है। यहां समझदारी ये नहीं कि तुम उनसे स्पष्टता मांगो, बल्कि यह है कि तुम स्वयं स्थिर बने रहो, क्योंकि स्थिर मन ही अस्थिर मन के सामने शांत रहता है। वो उन्हें सुधारने नहीं निकलता, वो केवल अपनी धुरी पर खड़ा रहता है। मन को पढ़ने की सीमा यही है, ये तुम्हें सच दिखा देता है, लेकिन उस सच के साथ क्या करना है, ये निर्णय हमेशा तुम्हारा होता है।
हर सच कहना आवश्यक नहीं, हर विचार पकड़ना जरूरी नहीं, और हर भावना पर प्रतिक्रिया देना भी अनिवार्य नहीं। यही आत्मसंयम है। जब तुम किसी की आंखों में भय देखते हो तो उसे उकसाना आसान होता है, लेकिन उसे सम्मान देना कठिन, और कठिन मार्ग ही चरित्र का निर्माण करता है। इसी तरह जब तुम किसी की कमजोरी पहचान लेते हो तो उसका लाभ उठाना सरल होता है, पर उसे नजरअंदाज करना यही वास्तविक शक्ति की पहचान है। इस पूरे ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप चालाकी नहीं, करुणा है। अगर मन को समझने की क्षमता तुम्हें अहंकारी बनाती है तो वो अधूरी है, और अगर वही क्षमता तुम्हें शांत बनाती है तो वही सच्ची समझ है। क्योंकि शांत व्यक्ति ही बिना विकृति के देख पाता है, बिना डर के, बिना लालच के, बिना छुपे उद्देश्य के। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है, सबसे कठिन मन जिसे पढ़ना होता है वह तुम्हारा अपना है। जब तुम अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या, भय और अपेक्षाओं को पहचानना सीख लेते हो, तब बाहरी दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। ये समझ तुम्हें किसी से ऊपर नहीं उठाती, ये तुम्हें अपने भीतर स्थिर करती है, और स्थिरता ही वो स्थान है जहां से सही निर्णय, सही दूरी और सही संबंध जन्म लेते हैं। ये यात्रा पूर्ण होती है। अब प्रश्न केवल इतना है, तुम इस समझ का उपयोग शांति के लिए करोगे या केवल जानकारी के लिए? क्योंकि अंतर यहीं से तय होता है।